गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। विज्ञान पेडागोजी का ये चौथा रिवीजन क्लास है दोस्तों। इस क्लास में हम लोग विज्ञान पेडागोजी से पूछे गए सवाल डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होता है, 8 से 10 मिनट का होता है लेंथ इसका। और इसके बाद में और 4 वीडियोज़ आएंगी और आपका विज्ञान पेडागोजी कंप्लीट रिविज़न हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को लेते हैं। पहला सवाल आज का है, एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? बहुत ही शानदार सवाल है ये। जीवन केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एकीकृत उपागम में जो पाठ्यक्रम है, सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल जीवन केंद्रित होना चाहिए, व्यावहारिक भी होना चाहिए, विषयों के समन्वित इकाइयों के सिद्धांतों पर भी होना चाहिए। मतलब ये सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी का। छात्रों को विज्ञान विषय की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? कौन सा अप्रोच जो है यहाँ पर, कौन सा अप्रोच उपागम श्रेष्ठ माना जाएगा? सभी शाखाओं को, जितने भी ब्रांचेज हैं साइंस की, सभी को एक साथ पढ़ाना है। चलिए, तो इसके लिए एकीकृत उपागम जो है आपका ज़्यादा सुटेबल होता है दोस्तों। यूनिटरी अप्रोच बोला जाता है, नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है। तो तीसरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए किन बातों का? विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर, बिल्कुल ये सिद्धांत भी हमारा शिक्षण सूत्र। पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से बिल्कुल व्यवस्थित करना चाहिए। मंदबुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना भी चाहिए। ये सभी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। यहाँ पर बल पढ़ाया जा रहा है, फोर्स पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी योजना बनाती है शिक्षिका या शिक्षक, ध्यान से देखें, उसके बाद आंसर्स करेंगे। सामान्य रूप से अवलोकन उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पनाओं को स्पष्ट करना। विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूंथा हुआ आटा देकर उनके हाथों से दबाने के लिए कहना। कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य सामग्री फिल्म दिखाना। अब यहाँ देखिए, शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करती है क्योंकि वह जानती है कि उसे पाठ्य योजना के अनुसार चलना है, या फिर वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। बिल्कुल नहीं, परीक्षा के लिए तैयार नहीं, यहाँ सिखाने का मकसद है। और यहाँ पर पाठ्य योजना के अनुसार बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, ऊपर नीचे हैं यहाँ पर। तो ये उदाहरण यहाँ पर अलग अलग दे रही हैं। कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहती है। बिल्कुल अलग अलग तरह के शिक्षार्थी हैं जिनका बौद्धिक स्तर जो है अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग ये एग्जाम्पल्स दे रही हैं। बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाह रही है। तीसरा आंसर यहाँ पर आपका सबसे परफेक्ट है। आगे देखें, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम की ओर संकेत करता है। रचनावाद उपागम किसकी ओर संकेत करता है यहाँ पर? रचनावाद तो ये पठन सामग्री उपलब्ध कराना अधिक से अधिक, तो ये तो होगा नहीं, रचनात्मक हो रहा है यहाँ पर। तो रचनात्मक हो रहा है तो अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने से ही तो रचनात्मकता विकसित होगी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रवों और गैसों द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा 8वीं के शिक्षार्थियों को एक निर्देशन पाठ्य देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। निम्न उपागमों में से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है? अब यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है 4 अभ्यर्थियों को, यानी कि 4 टीचर्स को, और बोला गया है द्रवों और गैसों द्वारा लगाया दाब।
तो ये जो टॉपिक है इसको पढ़ाने के लिए कहा गया है। अब ये अलग अलग अप्रोच यूज करते हैं और यहाँ पर किनका सबसे ज़्यादा सूटेबल है आपको देखना है। श्यामपट्ट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या करना, विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना, हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। तो देखिए यहाँ पर हस्तपरक विद्यार्थी अगर गतिविधि आ जाता है, आपका एक्टिविटी आ जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि गतिविधि से बहुत जल्दी सीखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और बाद में आयोजन भी किया जा रहा है। तो ये ज़्यादा सूटेबल है, ये वाला जो शिक्षक है जो इंटरव्यू दे रहा है, तीसरा वाला सर्वोत्तम यहाँ पर माना जाएगा। व्याख्यान तो बिल्कुल नहीं होगा। विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि रोल प्ले को प्रभावी तकनीक यहाँ पर माना जाता है। क्यों? सामाजिक कुशलता को बढ़ावा देता है। विज्ञान में सामाजिक कुशलता ज़्यादा मायने नहीं रखता। यह अधिगम प्रक्रिया के एक रास्ता को नहीं तोड़ता है। यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार समझना सुनिश्चित करता है। किसी की जीवन भूमिका को, या फिर यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित। सबसे सूटेबल ये है कि जब रोल प्ले होता है तो जो छात्र होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उनको इंटरेस्ट लगता है, रुचि उनमें बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, तो वो एक्टिव होते हैं। ये चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमों में से कौन सा उपागम उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाता है? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। कठिन प्रश्न पत्र नहीं बनाना चाहिए। कक्षा में पूर्ण अनुशासन, यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना, सबसे ज़्यादा सूटेबल ये है यहाँ पर, उनको प्रोत्साहित करना। हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य, अब क्या यहाँ पर मुख्य उद्देश्य हो सकता है आपका? प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, ये तो बहुत उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य, लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं आएगा। विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, बिल्कुल छात्रों को जितना ज़्यादा अवसर आप देते हैं वो उतना ज़्यादा अधिगम का अनुभव करते हैं। तो यही होगा यहाँ पर आपका मुख्य उद्देश्य अधिगम अनुभव का। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को रचनावाद का यहाँ पर क्या अर्थ होगा आपका? विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी। रचनावाद का बात हो रहा है तो पूर्ण जानकारी नहीं होगा। विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, ये हो सकता है। प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित, बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। जानकारी देने से मतलब नहीं है, यहाँ पर रचनावाद को विकसित करना है तो रचनावाद यहाँ पर सक्रिय रूप से शामिल होंगे, तभी उनमें रचनात्मकता विकसित होगी। दूसरा वाला यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर। कक्षा 7 का पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभाव ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? पदार्थों का पृथक्करण पढ़ाया जाना है तो सबसे प्रभावी तरीका यहाँ पर कौन सा हो सकता है? संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या। अगर बहुत ज़्यादा हम व्याख्या करते हैं तो सिर्फ वो समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे। शिक्षार्थियों द्वारा अगर हस्तसिद्ध क्रियाकलाप करवाते हैं तो इससे ज़्यादा वो करके सीखते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये दूसरा ऑप्शन ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है, विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए? उनके विचारों की उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की मदद करनी। तो ये हो सकता है, नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटना नहीं है, नहीं ये भी नहीं कहना है कि गलत है, उन्हें सही विचार पढ़ाएं। सबसे सूटेबल यहाँ पर आपका दूसरा ही है। चलिए, और इसके आगे जो टॉपिक है हमारा विज्ञान शिक्षण की विधियाँ
टीचिंग मेथड्स ऑफ साइंस। तो ये अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।